देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है क्या? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 9वें दिन ये संघर्ष खिंचकर पहुंच चुका है। क्या हालात बन रहे हैं? रूस के दावे अपने हैं, यूक्रेन के अपने दावे हैं, और रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन अपने नागरिकों को ढाल की तरह प्रयोग में कर ला रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ इस क्षेत्र के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनके पास चलेंगे। त्यागी जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। त्यागी जी, 9वें दिन ये संघर्ष खिंच चुका है। इसके साथ ही हम आपसे जानकारी लेंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन एक्टिव वॉरफील्ड के अलावा काफी रणनीतिक और डिप्लोमेटिक हलचल भी वैश्विक मंच पर मची हुई है। विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। शैलेंद्र जी, ये हम समझना चाहेंगे आपसे कि जो डिप्लोमेटिक हलचल वैश्विक मंच पर मची हुई है और भारत जिस मजबूत स्थिति में है, इस बीच ऑपरेशन गंगा अब करीब करीब पूरा होने को आ रहा है। तो भारत की अब परेशानियां, भारत की जो चिंता इस संघर्ष से जुड़ी हुई थी, वो खत्म होने को है, लेकिन विश्व एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। पुतिन लगातार धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में क्या परिस्थितियां बन रही है? एक और यूएनएससी है, यूएनजीए है, तो हर तरफ बैठकों का भी दौर चल रहा है। इस 9वें दिन इस वैश्विक परिस्थिति को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक है भारत का स्टैंड और भारत की सिचुएशन, और एक है पूरी दुनिया की। भारत को इस समय सबसे बढ़िया जो काम करना चाहिए वो अपने भारतीयों को बाहर निकाले, और मुझे लगता है इस मामले में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भारत को। अगर वो डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल रहता है तो मुझे लगता है कि ये फायदेमंद होगा भारत को, क्योंकि किसी भी साइड लेने से हमें घाटा ही दिखता है। चाहे वो यूएस वाली, नेटो वाली साइड ले लीजिए, चाहे आप रशिया ले लीजिए। अब आ गई बात के पूरी दुनिया की। आपने बोला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बोले या यूएनएचआरसी बोले या जो भी बोले, अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री है कि यूनाइटेड नेशंस सिर्फ बोल सकता है, कुछ कर नहीं पाता। जो जेंटलमैन है वो उसकी अगर सुन ले, बड़ी अच्छी बात है जी। जो नहीं सुनेगा वो अपनी अलग दिशा में चलता रहेगा। ये हमारा एक तरीके से हिस्टोरिक एविडेंस है हमारे पास जी, कि यूनाइटेड नेशन कोई वॉर रोक नहीं पाया। यस, बातचीत करवा दी, चीजें अच्छी होंगी, लेकिन वो रोक नहीं पाया। अब अगर हम रशिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मुझे नहीं लगता कि रशिया इस समय किसी की सुनेगा। रशिया चाहेगा कि डायरेक्ट यूक्रेन मेरे से बात करे, और वो भी उन 4 कंडीशंस पर, वो 2 कंडीशंस पर, एक कंडीशन पर राजी होता है या नहीं होता। लेकिन पूरी दुनिया के लिए इस समय रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये प्रतिबंध लगेंगे, ये होगा, वो होगा, वो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कल और परसों की और आज की जी, कि आज की तारीख में वो किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो जो करने चाह रहा है या तो वो होगा, या वो जो यूक्रेन को बोल रहा है कि आप कंडीशंस मानिए, इमीडिएट नेटो कंट्रीज लिख कर दें कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी हैसल रशिया के लिए नहीं होगी। नेटो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर के बाकी कंट्रीज को अपने साथ नहीं मिलाएगा जी। ये सबसे बड़ा एम है। किसी भी तरह के बेसिस यूक्रेन में नहीं लगेंगे। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है। हम आपसे थोड़ी और रणनीतिक बातचीत करेंगे। शैलेंद्र जी, एक बार रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी के पास चलते हैं। एक्टिव वॉरफील्ड पर क्या चल रहा है? टीपीएस त्यागी जी, हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, और अब जो हालात बनते दिख रहे हैं 9वें दिन, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन रूस के लिए एक दलदल में बदलता जा रहा है। जितना ज्यादा समय उतना रूस अंदर जाता रहा है, और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है, आपको लगता है क्या? त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
त्यागी जी, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम जरा फिर से चेक कर लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। तब तक एक बार फिर शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, बैठकों का दौर चल रहा है और जिस तरह से हालात बने हैं, दो दौर की वार्ता हो चुकी है। एक तो युद्ध के मोर्चे पर भी यूक्रेन इतना ताकतवर नहीं है। रशिया के पास जो युद्ध सामग्री है, जो सैन्य शक्ति है, उसकी 1/4 भी क्षमता यूक्रेन की करीब करीब नहीं है। फिर भी वो डटा हुआ है और बैठकों पर फिर भी शर्त मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहली बात, जब लोग कहते हैं कि 2 बार वार्ता हो चुकी और वो अनसक्सेसफुल है, ये इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अनसक्सेसफुल नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि पहली बार जब वो वार्ता में बैठे, ये एक बहुत बड़ी जीत है वार्ता की कि आप बैठे तो सही जी। आप एग्री नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपकी सबसे बड़ी जीत है कि आपने फिर से एक्सेप्ट किया कि हम एक और राउंड ऑफ टॉक्स करेंगे। यू सी, ये सोचना कि पहली या दूसरी वार्ता में सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, तो भाई साहब ये लड़ाई होती नहीं, ये वार्ताएं उससे पहले हो जानी चाहिए जी। आज की तारीख में सक्सेस ये है कि हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब आ गई बात कि कौन मानेगा या नहीं मानेगा। रशिया अपनी 10 डिमांड डालेगा, यूक्रेन अपनी 2 डिमांड डालेगा, 5 डिमांड डालेगा जी। फाइनली वार्ता में ही ये डाइल्यूट होंगी, एक दूसरे को एडजस्ट किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज किया जाएगा, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट किया जाएगा जी। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है वो ये कि रशिया को शायद ये मंजूर नहीं है कि यूएस यूक्रेन को डिक्टेट करे कि वार्ता में क्या करना है। और सिमिलरली यूक्रेन इस समय एक उस स्टैंड को लेकर बैठा हुआ है जिसमें उसको लगता है कि नेटो और वर्ल्ड ओपिनियन मेरे फेवर में है, तो ये रशिया के ऊपर प्रेशर है कि वो रोक ले। मुझे लगता है दोनों के बीच का ये फासला किसी ना किसी को ब्रिज करना पड़ेगा, और ये मुझे मेरा अपना असेसमेंट है कि इंटरनेशनली इस समय रशिया को कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति बन रही है। अगर किसी के साथ आप नहीं खड़े हैं तो फिर बीच की स्थिति कैसे निकाली जाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी। एक्टिव वॉर फील्ड पर क्या चल रहा है, छोटे से ब्रेक के बाद हम त्यागी जी के पास चलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है क्या? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है और ऐसे में वैश्विक ताकतें किस तरह से इन परिस्थितियों को अपने हित में प्रयोग में ला रही है, ये हम बातचीत कर रहे थे। न रूस चाह रहा है कि दूसरी ताकतें उसके सीमा पर, उसके सीमाई पड़ोसी देशों में अपनी जगह बना सकें। नाटो खास तौर पर रूस ये नहीं चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों में एकदम उसके सीमा से सटे क्षेत्र में अपनी पहुंच बना सकें, जो रूस की संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा पुतिन का मानना है। हम एक बार फिर शैलेंद्र जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से शैलेंद्र जी आपने बताया कि 2 दौर की वार्ता है, इसे व्यर्थ नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो स्थितियां बेहतर हो रही है कि 2 देश जो आपस में संघर्ष की स्थिति में हैं, अभी भी एक्टिव वॉर मोड में हैं, वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं। भले ही नतीजा ना निकल रहा हो, अलग अलग कारण हो इसके, लेकिन रूस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो रूस जो चाह रहा है, आपने भी बताया कि रूस नहीं चाह रहा है कि दूसरी ताकतें उसके सीमा पर मौजूद हो, जिससे उसकी संप्रभुता के लिए एक चुनौती हर समय बनी रहे। तो ऐसे में शर्तें थोपने की स्थिति में है क्या रूस, या फिर यूक्रेन इतना ताकतवर है और वैश्विक शक्तियां उसके इतने मदद कर रही है कि वो रूस के शर्तों को न मानने की स्थिति में है? अगर सीधी सीधी बात करें तो रूस स्थिति में है इस समय कि वो आपकी बात ना माने। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन एक बहुत ही ब्रेव फ्रंट अपना दिखा रहा है, ब्रेव फेस दिखा रहा है कि मैं आपको कॉन्टेस्ट कर लूंगा, लेकिन ये कॉन्टेस्ट सभी को मालूम है कि यूक्रेन वर्सेस रशिया अगर सिर्फ बात करेंगे तो यूक्रेन कहीं स्टैंड नहीं करता। अब आ गई बात कि वैश्विक शक्तियां जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, मुझे बताइए कि इस समय यूक्रेन में कौन सी जगह पर यूएसए या नेटो फोर्सेस क्या सपोर्ट दे रहे हैं?
भाई सबने क्लियर कर दिया कि हम अपनी फौज तो भेजेंगे नहीं जी। आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी। जहां तक इक्विपमेंट का बात है कि चलिए जी हम आपको टैंक दे देंगे, हम आपको एंटी एयर मिसाइल दे देंगे, किस रास्ते से भेजेंगे? कौन सा ऐसा जहाज है, हवाई जहाज, जो वहां पहुंच जाएगा? पहली बात जी। दूसरी बात, अगर आप सी रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा सी रूट है जो रशिया की नजर में नहीं होगा जहां से ये सब आएगा? आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि सारा का सारा सामान चलिए एक छोटी सी बोट में डालकर भेज दें। सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है कि चलिए आपने बोला रशिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, बिल्कुल असर करेंगे, लेकिन ये असर आज शाम को और कल सवेरे को नहीं करेंगे जी। टाइम लगेगा। वो टाइम उतनी देर में आपके लिए तकलीफ बढ़ जाएगी कि वो जिस अटैकिंग मोड में इस समय है। देखिए उन्होंने क्या किया है रशिया ने जी। आपकी यूक्रेन की सारी फोर्सेस को डिवाइड कर रखा है कि हर एक शहर में जो आपकी फोर्स है वो वहीं रुकी रहे, क्योंकि चारों तरफ से उन्होंने बिल्कुल अलग अलग मोर्चा खोल रखा है रूस ने, और ये एक रणनीति मजबूत है जिससे यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और इस पर थोड़ी और हम आपसे बातचीत करेंगे शैलेंद्र जी। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष की बात कर रहे हैं, और संघर्ष यूक्रेन के कई शहरों में छिड़ा हुआ है जिसके कारण यूक्रेन की ताकत बिखरी हुई है। इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर चलेंगे शैलेंद्र जी के पास और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसका आने वाले दिनों में, 2-4 दिनों में परिणाम देख रहे हैं। क्या एक पूरी तरह से युद्ध की परिस्थिति आने वाले समय में दिख रही है, या फिर यूं ही ये संघर्ष चलेगा और बातचीत से किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा, ये संघर्ष थमेगा? शैलेंद्र जी देखिए, ये संघर्ष अगले 1 घंटे में थम सकता है अगर यूक्रेन ये इस तरह की कोई अंडरटेकिंग या एक्सेप्टेंस कर दे कि चलिए जी ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं कि हम नेटो में ज्वाइन करेंगे या नहीं। इतना ही कर देने से मुझे लगता है ये लड़ाई रुक जाएगी, क्योंकि रशिया का जो रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल रिक्वायरमेंट पर पहले बात होनी पड़ेगी। रशिया भी समझता है ये जो न्यूक्लियर ऑप्शंस की बातें चल रही हैं, ये जो बाकी सारी थ्रेट चल रही हैं, ये यूक्रेन के लिए नहीं है। मुझे बताइए, कल आपने अगर एक यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया न्यूक्लियर जी, तो क्या रशिया चाहेगा कि अब मैं उसमें एंटर करूं? उसके जो रेडिएशन इफेक्ट हैं, उसके जो बाकी इफेक्ट हैं, वो तो आप ही को भुगतने पड़ेंगे अगर आप वहां जाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, क्या आप चाहेंगे कि आप उस जगह का कंट्रोल लें, उस पर राज करें, जो कि एक्चुअली एक ग्रेवयार्ड है? आप अगर किसी भी तरीके से कीव को, खार्किव को, इन सब जगहों को अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप राज्य किस पर करेंगे? आपकी दादागिरी किस पर है? रशिया को भी समझना चाहिए कि अगर कोई कंट्री आपकी बात नहीं मान रहा तो ये आपको कोई हक नहीं है कि आप उसमें घुस जाए, उसको दबाव में लेकर अपने साथ मिला लें। ये अपने आप में गलत तरीका है। बट एट द सेम टाइम देखिए, अल्टीमेटली रशिया का कंसर्न है कि भाई कल तक तो तुम हमारे थे जी, ये तो हम ही लोगों ने आपस में अपने आप को बांटा है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों जाएंगे? नेटो फोर्सेस से क्यों मिलेंगे? ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं मिल पा रही जो नेटो फोर्सेस दे देंगे? दैट इज मनी। ये अगर इस पूरी चीजों के पीछे अगर आप देखें तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जी जी। यूक्रेन से, क्रीमिया से एनर्जी का सवाल है जो नेटो फोर्सेस और यूरोपियन यूनियन को जरूरत है। साथ ही साथ रशिया का कंसर्न भी जरूर देखना चाहिए नेटो फोर्सेस को। रशिया का कंसर्न हम थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे आपसे शैलेंद्र जी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे तो रशिया का क्या कंसर्न है ये थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। जल्द लौटते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, और आपको ताजा अपडेट ये दे दें कि यूक्रेन के 17 शहरों पर रूस ने हवाई हमला कर रखा है। एक साथ भारी गोलाबारी हुई है, और ऐसे में यूक्रेन में राष्ट्राध्यक्षों को, सैन्य अध्यक्षों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को, जो रणनीतिकार हैं, जो निर्णायक शक्तियां हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने की आवश्यकता है, और वो सुरक्षित जगह हो सकती है सिर्फ और सिर्फ वॉर रूम। तो हम भी आपको वॉर रूम में लेकर चलते हैं और वहां आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
सभी रणनीति बनाई जा रही है। तो चलिए वॉर रूम में चल रहे हैं हम, और ये एक अंडरग्राउंड वॉर रूम है। संभवतः ठीक इसी तरह का एक अंडरग्राउंड वॉर रूम युद्ध की परिस्थितियों में राष्ट्राध्यक्षों को, सैन्य अध्यक्षों को सुरक्षित रखने को लेकर तैयार किया जाता है। और इस वॉर रूम में जुड़ी जो भी ताकतें हैं वो लगातार प्रयासरत है कि किस तरह से सुरक्षित खुद को रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और जो हालात बने हैं यूक्रेन में, खार्किव, रूस का दावा है कि पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है, और ऐसे में राजधानी अगर घिर गई है, राजधानी पर बारूद बरस रहे हैं, तो राजधानी में मौजूद वो निर्णायक ताकतें जो सैन्यों को नियंत्रित करती है, जो लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहती है, जो सरकार में मौजूद लोग हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। और ऐसे में सुरक्षित जगह वॉर रूम होती है। तो इसी तरह के एक वॉर रूम में यूक्रेन की ताकतें सुरक्षित है, जो यूक्रेन के निर्णायक शक्तियां हैं, और वो फैसले ले रही है किस तरह से आगे मोर्चा संभाला जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं कुछ और बड़ी जानकारियों के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।